आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान संघर्ष के संदर्भ में टिप्पणी और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से प्रेस ब्रीफिंग कराने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। प्रोफेसर अली खान को 18 मई को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने स्थानीय निवासी योगेश की शिकायत के आधार पर की थी। हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ 2 समुदायों में नफरत भड़काने की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 कथित आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्टों की विषय वस्तु पर विचार करते हुए जिनके कारण याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध 2 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जांच पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि संलिप्तता को समझने और ऑनलाइन पोस्ट में प्रयुक्त कुछ शब्दों की उचित व्याख्या के लिए हम हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देते हैं कि वे एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन करें, जिसमें 3 IPS अधिकारी हों जो हरियाणा या दिल्ली राज्य से संबंध न रखते हों। यह SIT एक पुलिस महानिदेशक या उससे ऊपर के पद के अधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करेगी और अन्य दोनों सदस्य SP या उससे ऊपर के रैंक के होंगे। इन 3 सदस्यों में से एक सदस्य महिला IPS अधिकारी होनी चाहिए। SIT का गठन 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आगे कहा कि हमने जमानत के लिए की गई याचिका पर भी विचार किया। बताई गई जांच को सुविधाजनक बनाने के मद्देनजर हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनीपत के समक्ष जमानत बॉन्ड्स प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट की कुछ शर्तों के अलावा याचिकाकर्ता को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। याचिकाकर्ता कोई भी ऑनलाइन पोस्ट या लेख नहीं लिखेगा और उन दोनों ऑनलाइन पोस्टों से संबंधित कोई मौखिक भाषण नहीं देगा जो जांच के अधीन है। उसे भारतीय भूमि पर हुए आतंकवादी हमले या हमारे देश द्वारा दिए गए जवाब संबंधी किसी भी मुद्दे पर राय व्यक्त करने से भी रोका जाता है। याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनीपत के समक्ष जमा कराना होगा। याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होना होगा और पूरी तरह सहयोग करना होगा। अंतरिम जमानत देने का एक उद्देश्य जांच को सुविधाजनक बनाना भी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के खुशदार जिले में बुधवार सुबह एक स्कूल बस पर हुए हमले में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक अन्य लोग घायल हो गए हैं। खुशदार के उपायुक्त यासिर इकबाल दश्ती ने मीडिया को बताया कि विस्फोट सुबह खुशदार शहर के 0 पॉइंट पर उस समय हुआ जब एक बस शहर के विभिन्न हिस्सों से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। उनके अनुसार जब बस 0 पॉइंट पर पहुंची तो उसके पास विस्फोट हुआ। DC खुशदार के अनुसार घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमले की जांच अभी जारी है तथा सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। खुशदार पुलिस स्टेशन के SHO ने मीडिया को बताया कि जिस बस को निशाना बनाया गया वह खुशदार कैंट स्थित एक स्कूल से बच्चों को लेकर जा रही थी। उन्होंने बताया कि विस्फोट में बस पूरी तरह नष्ट हो गई जबकि बस के पास खड़ी एक छोटी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि जांच अभी जारी है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विस्फोटक उसी छोटे वाहन में थे। उन्होंने कहा कि अभी यह निर्धारित किया जाना बाकी है कि विस्फोटकों को रिमोट कंट्रोल से विस्फोटित किया गया था या फिर किसी आत्मघाती हमलावर ने उन्हें निशाना बनाया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बस में लगभग 40 बच्चे सवार थे। इस हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। CJI BR गवई ने बुधवार को कहा कि वकील छुट्टियों में काम नहीं करना चाहते लेकिन लंबित मामलों के लिए न्यायपालिका को दोषी ठहराया जाता है। मुख्य न्यायाधीश PR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच उस समय नाराज हो गई जब एक वकील ने गर्मी की छुट्टियों के बाद याचिका को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। CJI ने कहा कि पहले 5 न्यायाधीश छुट्टियों में बैठे हैं और काम करना जारी रखते हैं, फिर भी लंबित मामलों के लिए हमें दोषी ठहराया जाता है। वास्तव में वकील ही छुट्टियों में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके दूरदर्शी और साहसी हस्तक्षेप ने भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वीर भूमि स्थित राजीव गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि पापा, आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। मेरा संकल्प आपके अधूरे सपनों को साकार करना है और मैं ऐसा करूंगा।
संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि 11 हफ्ते की नाकाबंदी के बाद गजा में सहायता सामग्री तो पहुंच गई है, लेकिन अभी तक इसका वितरण नहीं हो पाया है। इस्राएली अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा जांच के बाद मंगलवार को 93 सहायता ट्रक गजा पट्टी में प्रवेश कर गए। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यालय का कहना है कि सहायता सामग्री को केवल फिलिस्तीनी सीमा तक ही पहुंचाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा में उसकी टीम ने मंगलवार को क्रॉसिंग तक पहुंचने और सहायता सामग्री प्राप्त करने के लिए घंटों इंतजार किया, लेकिन इस्राएली सेना ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब गजा में भूखमरी की चेतावनी के बीच नागरिकों तक सहायता पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा गया है कि IDF गजा पट्टी में मानवीय सहायता उपलब्ध कराना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेगा कि यह सहायता आतंकवादी संगठन हमास के हाथों में ना पहुंचे। सोशल मीडिया पर गजा के लोगों को संबोधित एक अन्य पोस्ट में इस्राएली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने कहा कि हम वे नहीं हैं जिन्होंने आपको भोजन, घर और धन से वंचित किया। युद्ध शुरू करने के लिए हमास जिम्मेदार है। नागरिकों की इस दशा के लिए भी वह जिम्मेदार हैं। उसने विनाश लाया है और वह निर्माण करने वाला नहीं है। ब्रिटेन ने इसराइल के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत निलंबित कर दी है। ब्रिटेन ने इसराइल के गजा पर ताज़ा सैन्य अभियान की तीखी आलोचना की और इसराइल के राजदूत को तलब करते हुए वेस्ट बैंक पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने गजा में बढ़ती सैन्य कार्रवाई को नैतिक रूप से अनुचित बताया। ब्रिटेन ने यह कदम इसराइल के नए सैन्य अभियान और गजा में भूखमरी की चेतावनी जारी होने के बाद उठाया है। वहीं इस मुद्दे पर संसद में कंजर्वेटिव पार्टी की प्रीति पटेल के साथ डेविड लैमी की तीखी बहस हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उधर इसराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी तरह के बाहरी दबाव इसराइल को उसके अस्तित्व की रक्षा करने के रास्ते से विचलित नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक विभिन्न देशों की यात्रा पर सांसदों के बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का विचार किया ताकि उन कठिन सवालों से ध्यान हटाया जा सके जिनका जवाब देने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, जबकि वैश्विक स्तर पर उनकी छवि खराब हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक पोस्ट में यह टिप्पणी की। जयराम रमेश ने कहा कि 1950 के दशक से विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों को हर अक्टूबर और नवंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधिमंडल के रूप में भेजा जाता रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से इस परंपरा को बंद कर दिया। भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने लघु कथा संकलन हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई यह पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ। हार्ट लैम्प की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। 1990 से 2023 के बीच मुश्ताक की लिखी 12 लघु कथाओं वाली किताब हार्ट लैम्प में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है। मुश्ताक को मिला पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ उनके काम को ही रेखांकित नहीं करता बल्कि भारत की संपन्न क्षेत्रीय साहित्यिक परंपरा को भी दर्शाता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुश्ताक ने कहा कि यह पुस्तक इस विश्वास से पैदा हुई है कि कोई भी कहानी कभी छोटी नहीं होती, कि मानव अनुभव के ताने बाने में हर धागा पूरे का वजन रखता है। उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें विभाजित करने की कोशिश करती है, साहित्य एक खोई हुई पवित्र जगह है जहां हम एक दूसरे के मन में रह सकते हैं, भले ही कुछ पन्नों के लिए ही क्यों ना हो। अमेरिका की संघीय अदालत के एक जज ने प्रवासी नागरिकों को दक्षिण सूडान भेजने पर ट्रंप प्रशासन पर अवमानना की चेतावनी दी है। न्यायाधीश ब्रायन मर्फी ने कहा कि निष्कासन उनके पिछले महीने के आदेश का उल्लंघन है जिसमें उन्होंने अमेरिकी सरकार पर प्रवासियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ही तीसरे देशों में भेजने पर रोक लगा दी थी। न्यायाधीश मर्फी को दिए गए आवेदन में वकीलों ने कहा कि म्यांमार और वियतनाम के नागरिकों सहित 1 दर्जन लोगों को लेकर एक विमान मंगलवार को दक्षिण सूडान में उतरा था। दक्षिण सूडान विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है और हाल ही के सालों में संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए वेटिकन की मध्यस्थता का सुझाव दिया है। इसका इटली ने भी समर्थन किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के कार्यालय ने कहा है कि इटली यूक्रेन में संपर्क बनाने और शांति की दिशा में काम करने के लिए तैयार है और वह पोप के वेटिकन में वार्ता की मेजबानी की इच्छा को सकारात्मक रूप से देखता है।
हालांकि इस बात पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोप लियो ने पिछले हफ्ते कहा था कि वेटिकन हर समय दोनों देशों को एक साथ लाने के लिए तैयार है और वह शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन वेटिकन का कहना है कि ट्रंप ने मध्यस्थता का जो सुझाव दिया था वह फिलहाल एक विकल्प और आशा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.